Hello everyone, my name is Sasidhar Suman. I have written this year's mains also. So I'm going to provide you mentorship on our platform EasyVolt IS. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग अ, प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो यूएसए की जो विजिट है उसमें कौन क्या क्या हमारे टेक अवेज हैं उनसे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो हम आपको आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहली स्लाइड में ये है कि पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच में बहुत विस्तार से एग्रीमेंट काफी सारे फील्ड्स में साइन किए गए हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा ये रहा है कि यूएसए हमें F-35 जेट प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ हमारी एनर्जी से रिलेटेड भी बहुत सारी डील साइन हुई है। आपको पता है कि ट्रम्प ने प्रेसिडेंट बनते ही ट्रेड टॉक्स पे बात करी थी कि जो भी देश हमारे साथ ट्रेड करते हैं और जो हम पे ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं, उस पे हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएँगे, ठीक है? तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये पूरा स्लाइड बनाया हुआ है। तो अगर बात करें कि ये जो पूरा एग्रीमेंट हुआ है यूएसए के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प है और हमारे प्राइम मिनिस्टर के बीच में, उसको हम टोटल 6 पिलर में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पिलर है डिफेंस से रिलेटेड, दूसरा है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से, तीसरा है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से, चौथा है एनर्जी सिक्योरिटी, पांचवा मल्टीलैटरल कोऑपरेशन और छठा पीपल टू पीपल टाइज। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके जो डिफेंस में क्या क्या बात हुई थी और ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब सारे पिलर्स को हम एक एक करके देखते हैं। अगर बात करें डिफेंस की तो आपको पता होगा कि इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है आर्म्स एंड वेपन्स का। और इसमें से अगर देखा जाए इंडिया कहाँ से इंपोर्ट करता है ज़्यादा, तो अराउंड 45% जो हमारे आर्म्स है वो रसिया प्रोवाइड करती है। उसके बाद यूएसए भी हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्म प्रोवाइडर है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडिया और यूएसए ने यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट एग्रीमेंट साइन करा है। और ये कॉम्पैक्ट जो एग्रीमेंट है उसका फुल फॉर्म है कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर द 21st सेंचुरी। दरअसल इस एग्रीमेंट के बाद दोनों दोनों देश की जो डिफेंस टाइज हैं वो और ज़्यादा मजबूत होंगी और डिफेंस से रिलेटेड जितने भी ट्रेड होंगे इसके वजह से हमारी बायलैटरल ट्रेड भी बढ़ेंगी और डिफेंस टाइज भी बढ़ेगी। साथ ही साथ एक 10 साल का फ्रेमवर्क भी साइन किया गया है, जो कि ऐसा बोला जाता है कि इन दोनों देश के बीच में जो डिफेंस पार्टनरशिप हो 21st सेंचुरी को वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा। कहा जाता है कि 21st सेंचुरी में इंडो पैसिफिक जो है, इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखा जाए अगर, तो मेजर पावर की जो राइवलरी है वो ये इंडो पैसिफिक रीजन में ही देखा जाएगा। और ये जो हमारा यूएसए के साथ 10 ईयर फ्रेमवर्क जो साइन हुआ है, तो ये दर्शा रहा है कि दोनों देश के जो डिफेंस टाइज हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होने वाले हैं। साथ ही साथ यूएसए ने ये भी कहा है कि आर्म्स एंड वेपन्स भी हमें और भी ज़्यादा प्रोवाइड किए जाएंगे, और जैसे कि जेवलिन, स्ट्राइकर और F-35 एयरक्राफ्ट सप्लाई करने की बात कही गई है। कोई भी देश अगर यूएसए के साथ डिफेंस टाइज मेंटेन करता है तो उसे कुछ फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन करने पड़ते हैं। तो इंडिया ने पहले से ही 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट यूएसए के साथ साइन कर रखे हैं, जो है जीएसओ, मिया, लिमोया, कोमकासा, बेका। ये 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट हैं जो इंडिया ने यूएसए के साथ पहले से ही साइन कर रखे हैं। जीएसओ एमआईए जो है वो ये कहता है कि अगर दोनों देश की जो मिलिट्री हैं अगर आपस में कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हैं, तो हम लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन कर रखा है कि जी हाँ, हम लोग इंफॉर्मेशन मिलिट्री से रिलेटेड शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लिमोया एग्रीमेंट ये कहता है कि अगर दोनों देश की जो मिलिट्री है उनको अगर लॉजिस्टिकल सपोर्ट की जरूरत पड़े तो हम
यूएसए इंडिया को लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सिमिलरली इंडिया भी यूएसए को लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा बिकॉज वी बोथ हैव साइंड लिमोया एग्रीमेंट। ठीक है, दोनों देश की जो मिलिट्री है वो आपस में कम्युनिकेट भी कर सकती है, जिसकी वजह से हमने कोमकासा एग्रीमेंट साइन कर रखा है। और कुछ बेसिक एक्सचेंज अगर दोनों देश की मिलिट्री शेयर करेंगे तो बेका एग्रीमेंट साइन कर रखा है। तो मिला जुला के बात ये है कि जो भी देश यूएसए के साथ डिफेंस टाइज स्ट्रेंथन करना चाहता है उसे कुछ फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन करने पड़ते हैं, जो इंडिया ने साइन कर रखे हैं। टोटल 4 ऐसे फाउंडेशनल एग्रीमेंट हैं। ठीक है, ये जो मैंने बता रखा है, बेका, कोमकासा, लेमोया, जीएसओ, एमआईए। ठीक है, और अभी का जो कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडिया ने यूएसए के साथ कॉम्पैक्ट एग्रीमेंट साइन किया है, और ये दोनों देशों की जो मिलिट्री के परचेजेस है, वेपन्स एंड आर्म्स हैं, वो और भी ज़्यादा हमें यूएसए से मिलेंगे, और भी ज़्यादा हमारी जो डिफेंस टाइज है वो स्ट्रेंथन होंगी। अगर हम देखा जाए कि हमारी जो बिगेस्ट 3 सप्लायर कौन-कौन से हैं आर्म्स के, तो पहला सबसे बड़ा है रसिया, सेकंड फ्रांस, थर्ड यूएसए। हमें रसिया अराउंड 45% जो हमारे आर्म्स इंपोर्ट होते हैं वो हम रसिया से इंपोर्ट करते हैं। 29% फ्रॉम फ्रांस, यूएसए से हमारे 11% है। ठीक है, अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए कि टॉप 5 इंपोर्टर कंट्री कौन है आर्म्स की, तो इंडिया इज द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर। उसके बाद सऊदी अरेबिया है, तीसरे में कतार है, चौथे में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो अभी का जो एग्रीमेंट है कॉम्पैक्ट, जो इंडिया और यूएसए ने साइन किया है, तो इससे ये होगा कि हमारी जो आर्म्स इंपोर्ट है यूएसए से और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, दूसरा पिलर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को अगर देखा जाए तो इंडिया एंड यूएसए जो है वो इंडिया और यूएसए का अगर बायलैटरल ट्रेड देखा जाए तो इट इज अराउंड $100 बिलियन। ठीक है, और हम अभी जो दोनों प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में मीटिंग हुई है उसमें ये कहा गया है कि हम जो ट्रेड है उसको $500 बिलियन तक लेके जाएंगे, जिसका नाम हमने मिशन 500 रखा है। और ये कब तक टारगेट हमको फुलफिल करना है? बाय 2030। ठीक है, और यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी रिकॉग्नाइज किया है कि जो भी इन्वेस्टमेंट यूएसए से इंडिया में आती है उसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं और इसे और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेंगे। तो ऐसा बोला जाता है कि इसकी वजह से एफडीआई का जो इन्फ्लो है इंडिया में वो बढ़ सकता है। ठीक है, अगर साथ ही साथ ये भी देखने को मिला है दोनों देश के बीच में कि कुछ इश्यूज देखने को मिले हैं। जैसे यूएसए ने हमेशा इंडिया को ये कहा है कि इंडिया इज टैरिफ किंग, कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा के रखता है, और यूएसए के जो गुड्स हैं इंडियन मार्केट में पहुंच नहीं पाते, क्योंकि टैरिफ मतलब होता है ड्यूटी, टैक्स। कोई भी अगर अ, जैसे इंडिया है, कोई भी दूसरे देश के, जैसे सपोज को ये यूएसए है, अगर वो इंपोर्ट करना चाहेगी इंडियन मार्केट में तो इंडियन गवर्नमेंट यूएसए के जो प्रोडक्ट है उस पर टैक्स लगाएगी। उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, वही कस्टम ड्यूटी को टैरिफ कहते हैं। ठीक है, तो यूएसए ने हमेशा इंडिया पे एलिगेशन लगाया कि इंडिया का जो टैरिफ है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में यूएसए के जो प्रोडक्ट हैं वो बिक नहीं पाते हैं। और यही रीजन है कि इंडिया और यूएसए के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेड इम्बैलेंस है। अगर देखा जाए इंडिया और यूएसए के बीच में, तो हमारे फेवर में $50 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है, यानी कि हम $50 बिलियन का ज़्यादा यूएसए में एक्सपोर्ट करते हैं। और कंपैरेटिवली मतलब ये कह, और यही एक वजह है कि यूएसए चाह रही है कि हमारे जो भी डेफिसिट है यूएसए का इंडिया पे, उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स भी उठाए जो आगे के स्लाइड्स में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तीसरा पिलर मैंने बताया एनर्जी सिक्योरिटी को लेके। एनर्जी सिक्योरिटी अगर देखा जाए, एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब हुआ कि जो हम क्रूड ऑयल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस
मीथेन जो इंपोर्ट करते हैं, ये सारी चीजें हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को बूस्ट करती है। एक्चुअली इंडिया अराउंड 85% क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है, क्योंकि हमारे पास क्रूड ऑयल के बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है। कुछ ही क्षेत्र हैं, जैसे कि ये बस्तीन का इलाका है यहाँ पे, और गोदावरी बेसिन है, वहीं पे हमारे कुछ और यहाँ पे असम का जो क्षेत्र है, वहीं से हम लोग क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है। बाकी हमारी जो क्रूड ऑयल या एनर्जी सेक्टर के लिए हम लोग इंपोर्ट पे ही डिपेंडेंट है। अराउंड 85% जो हमारा एनर्जी का नीड है वो इंपोर्ट से पूरा होता है। ठीक है, अगर देखा जाए हमारे कौन कौन से देश से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो रसिया हमें 40% क्रूड ऑयल सप्लाई करता है। वहीं अगर इराक 20%, सऊदी अरेबिया 11%, यूएई 7%, यूएसए 4%। तो यूएसए का ये कहना है कि यूएसए भी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का। तो यूएसए का कहना है कि जो दोनों देश के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है, जो मैंने बताया था कि अराउंड $50 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, इसको यूएसए कम करना चाहता है। तो यूएसए का कहना है इसको कम किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल का इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए टू इंडिया। मतलब ये है यूएसए अगर इंडिया को क्रूड ऑयल सप्लाई करेगा तो ट्रेड डेफिसिट जो है $50 बिलियन का वो घट जाएगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में ये बात चली कि हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी में पार्टनरशिप करेंगे और यूएसए से हम ज्यादा कच्चे तेल का आयात करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ यूएसए ने ये भी कहा कि हम इंडिया को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फुल मेंबरशिप प्रोवाइड करने में मदद करेंगे। क्योंकि आईईए का जो मेंबरशिप है उसमें एक बहुत बड़ा हर्डल है चाइना। ठीक है, तो यूएसए ने कहा है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे और इसका फुल मेंबरशिप दिलवाने में आपको मदद करेंगे। यूएसए ने ये भी कहा है कि हम आपको सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसमें भी मदद करेंगे। ये सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम का मतलब है जो भी हम न्यूक्लियर से जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसको हम सिविलियन पर्पस के लिए, यानी कि बिजली बनाने के लिए अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसको बोलते हैं सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। तो यूएसए का कहना है कि हम आपको मदद करेंगे ताकि आपका जो अभी एनर्जी पे डिपेंडेंस है, एक तो इंपोर्ट पे, दूसरा कोल पे, इससे आपका डिपेंडेंस घटेगा। क्योंकि अगर न्यूक्लियर पे फोकस किया जाएगा तो आपकी जो एनर्जी डिमांड है वो न्यूक्लियर एनर्जी से आएगी। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो डिपेंडेंस है एनर्जी के ऊपर क्रूड ऑयल और थर्मल पावर प्लांट पे वो घटेगी। और ठीक है, तो दोनों देशों ने ये इस पे भी बात करी है। आगे आते हैं मल्टीलैटरल कॉपरेशन पे। तो यूएसए ने ये कहा है कि अभी देखो इंडिया इंडो पैसिफिक ओशन का जो क्षेत्र है ये वाला, तो यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि इंडिया को यूएसए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कोऑपरेट करेगी। और क्वाड का जो हमने पहले से फॉर्मुलेशन किया गया है उसको बताया गया कि हम इस क्वाड का जो समीकरण है और जो भी इसका ऑब्जेक्टिव है हम उसको पूरी तरीके से उसको आगे बढ़ाने के लिए कमिटेड है। और इंडो पैसिफिक पे जो इंडिया का रोल है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया चाहता है कि एक कनेक्टिविटी स्टैब्लिश किया जाए। इंडिया मिडिल मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप को कनेक्ट करना चाहता है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। तो यूएसए ने बताया कि हम इसको सपोर्ट करते हैं और इसको लेके हम इंडिया को जो भी मदद की जरूरत पड़ेगी वो हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इंडियन ओशन स्ट्रैटेजिक वेंचर की भी लॉन्च की गई है। अब ये इंडियन ओशन स्ट्रैटेजिक वेंचर क्या है? ये एक फोरम है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, जहाँ पे हम
इंडियन ओशन को फ्री, पीसफुल एंड प्रोस्पेरस बनाने के लिए कौन-कौन से पॉलिसी की ज़रूरत पड़ेगी, उन पॉलिसी को इस इंडियन ओशन स्ट्रैटेजिक वेंचर में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है? तो इसको लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ पीपल टू पीपल टाइज को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि यूएसए ने बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, उन पे नकल कसी हुई है और जो भी इलीगली यूएसए में घुसे हुए थे, उनको यूएसए से बाहर भेजा गया है। जैसे इंडिया में भी जो लोग इलीगली वहाँ पे घुसे थे, उनको इंडिया वापस डिपोर्ट किया गया है। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो इंडियन माइग्रेंट्स हैं, खास करके जो स्किल्ड लोग हैं, उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जो स्किल्ड लोग हैं, ठीक है, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है यूएस के इकोनॉमी में, हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। और उन्होंने कहा कि जो भी रिकॉग्निशन ऑफ 3 लाख स्ट्रॉन्ग इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी, वो कंट्रीब्यूट करते हैं अराउंड $3 बिलियन हर साल यूएस की इकोनॉमी में, ठीक है, जो हेल्प करता है वहाँ की इकोनॉमी को आगे प्रॉस्परस करने में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और हम और भी ज़्यादा जो जो भी ज़रूरत पड़ेगी स्किल्ड वर्कर को वीज़ा प्रोवाइड करने से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसको हम डील करेंगे। तो यूएसए का ये कहना है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसमें जो बच्चे यूएसए में पढ़ने के लिए आना चाहेंगे, उसको भी लेके कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन करने की बात कही गई है, ठीक है। अगर अदर फैक्ट्स की बात करें तो काफ़ी अगर सबसे बड़ी बात ये है कि यूएसए आपको पता है यूएसए एक वर्ल्ड पावर है। तो यूएसए की जो पॉलिसी है वो पूरे जियो पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने हैं, ट्रंप 2.0 की जो प्रेसिडेंसी है, उसमें मेनली ट्रंप ने ट्रेड, टैरिफ और इमिग्रेंट्स को लेके नकल कसी है, ठीक है। तो जब से वो प्रेसिडेंट बने, उन्होंने तुरंत ही प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने अनाउंस किया कि वो 25% का टैरिफ लगाएंगे जो भी गुड्स मैक्सिको और कनाडा से आती है, और 10% का टैरिफ लगाया उन्होंने चाइनीज के प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। तो ऐसे में ये भी बातें चल रही थी कि इंडिया के ऊपर भी यूएसए टैरिफ लगा सकता है। मगर ये जो एग्रीमेंट अभी यूएसए यूएसए के प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, इससे बहुत सारी चीजें साफ हो गई कि अब इंडिया के ऊपर अभी इमीडिएटली कोई ऐसा थ्रेट नहीं है कि यूएसए इंडिया पे टैरिफ लगा दे, ठीक है। तो वो जो टैरिफ का खतरा था, वो अभी के लिए इंडिया पे टल गया है, ठीक है। क्योंकि एक तो इंडिया ने एश्योर किया है कि हम जो भी ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, हम अपनी जो इकोनॉमी है उसको लिबरलाइज करेंगे। और इसके कुछ कुछ उदाहरण भी आप ध्यान में रख सकते हो कि जब इस साल का बजट पेश किया गया, तो इंडिया ने जो कस्टम ड्यूटी यानी कि जो टैरिफ है, वो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे कम किए। जैसे फिश हाइड्रोसाइलेट करके एक केमिकल है जो जो फिशरी सेक्टर में यूज की जाती है, वो यूएसए इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। तो उसमें जो टैरिफ है वो घटाया गया है, 15% से 5% कर दिया गया है। और जो मोटरसाइकिल बाइक्स हैं जिस इंजन की कैपेसिटी 1600 सीसी से कम है, उस पे टैरिफ को घटाया गया है, 50% से 40% कर दिया गया है। और ऐसे मोटरसाइकिल बाइक जिसकी इंजन की कैपेसिटी 1600 सीसी से ज्यादा हो, उस पे टैरिफ 50% से 30% तक घटा दिया गया है। तो मिला जुला की बात यह है कि इंडिया ने कुछ कदम उठाए हैं जिससे यूएसए इंडिया पे टैरिफ नहीं लगा रही है, इंडिया के प्रोडक्ट है उस पर टैरिफ नहीं लगा रही है। और ये बोला जा रहा है कि अब दोनों देश के बीच में जो ट्रेड के अलावा डिफेंस सेक्टर या फिर जो इनोवेशन एंड और भी अदर मुद्दे जो हैं, उस पे अब दोनों देश के बीच में कॉन्ग्रुएंसी ज्यादा देखने को मिल सकती है।
ठीक है? तो वे अहेड में आप ये बता सकते हैं कि जैसे ट्रम्प ने प्रेसिडेंट बनते ही बहुत सारी ऐसी बातें कही है, जिससे एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि जो वर्ल्ड है, वो और भी ज़्यादा अनसर्टेनिटी की ओर मूव कर रही है। तो ऐसे में अ, जो ग्लोबल मुद्दे हैं जैसे रसिया यूक्रेन के वार, गाजा में जो लड़ाई चल रही है हमास और इजराइल के बीच में, उसके और भी जो सिग्निफिकेंस है वो और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी इन सारे मुद्दों को लेके क्या होगी। तो ऐसे में ये बोला जाता है कि अब जो वर्ल्ड है और भी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज की ओर मूव कर रही है। वैसे आपके क्या ख्याल हैं, वो आप अपने कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर लिसनिंग टू मी एंड मैं आपको ये कहूँगा कि आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो इज़ोवोल्ट आईएएस की जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।